नमस्कार, सुप्रभात। डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतुल शर्मा। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अपने जापानी समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। रक्षा, रणनीतिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। सिंगापुर में आज चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति चुनाव। 35 साल बाद पहली बार सीधे संसद में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का पलड़ा भारी। और चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ भारत का विजयी रथ बरकरार। 5-3 की रोमांचक जीत के साथ भारत ने हॉकी विश्व कप में अगले दौर में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज चेन्नई के निकट मल्लापुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिव स्तर की एक स्थायी समिति का गठन किया है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समकक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है और वहां विचार विमर्श के बाद शेष मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए रखा जाता है। इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कावेरी नदी के जल बंटवारे और मेकादातु बांध को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकता है और इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, समुद्री सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संघवाद के आधार पर देश के लिए टीम भारत की परिकल्पना की है और क्षेत्रीय परिषद इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बैठक से पहले चेन्नई में गृह मंत्री अमित शाह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरू सी जोसेफ विजय ने शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी समन्वय, विकास परियोजनाओं की गति और अंतर्राज्यीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। और इससे पहले कल चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये पहली आधिकारिक मुलाकात रही और कई मायनों में खास मानी रही और मुख्यमंत्री बनने के बाद जोसेफ विजय और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच ये पहली आधिकारिक मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी समन्वय, विकास परियोजनाओं की गति और अंतर्राज्यीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। भारत और जापान के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिनजीरो
कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नई गति देने, रणनीतिक विश्वास बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने तथा मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। जापान द्वारा रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़े अपने 3 प्रिंसिपल में संशोधन किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग के नए अवसर भी तलाशे जाएंगे। ये बैठक भारत जापान रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। साथ ही दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान पर भी चर्चा करेंगे। जापान के रक्षा मंत्री शिनजीरो कोइजुमी कल मुंबई स्थित भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। कमान मुख्यालय पहुंचने पर जापानी रक्षा मंत्री का पारंपरिक सैन्य परंपरा के साथ औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद उन्होंने नौसेना के नौसैनिक स्मारक गौरव स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के अमर शहीदों को नमन किया। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री कोइजुमी ने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान जापानी प्रतिनिधिमंडल को भारतीय नौसेना की रणनीतिक भूमिका, परिचालन क्षमताओं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों पर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। जापानी रक्षा मंत्री ने भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता की झलक देखने के लिए भारतीय नौसेना के आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई का दौरा किया। उन्होंने जहाज की परिचालन प्रणालियों, उन्नत हथियारों और मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई प्रौद्योगिकियों का अवलोकन किया और भारतीय नौसैनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वे आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचेंगे और वहां वे 2024 बैच के IAS अधिकारियों के प्रोफेशनल कोर्स के द्वितीय चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति देश के इन युवा प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। अकादमी के अपने इस दौरे पर उपराष्ट्रपति भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। भारत और सिंगापुर के बीच चौथी मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 2022 में स्थापित ISMR भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग का प्रमुख उच्च स्तरीय तंत्र है और इसके तहत दोनों देशों के बीच उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कौशल विकास और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होती है। चौथी बैठक में इन क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में सहयोग को और व्यापक बनाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। 35 सालों के लंबे समय के बाद ये पहली बार है कि जब देश के राष्ट्रपति पद के लिए सीधे संसद में वोट डाले जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली हुआ था और इस चुनाव में सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर
और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। संसद में बीएनपी के पास 2/3 से ज्यादा का बहुमत है। ऐसे में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की जीत लगभग तय मानी जा रही है। पुरुष हॉकी विश्व कप के एक अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 के अंतर से हरा दिया है। भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए मुकाबले के पहले क्वार्टर में 2 गोल दागे। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में शानदार गोल दागा और इसके बाद अभिषेक ने 10वें मिनट में गोल दागकर भारत को 2-0 से बढ़त दिला दी और इसके बाद 20वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी को शानदार गोल में तब्दील किया और इस बीच पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने 21वें मिनट में पहला गोल दागकर स्कोर को 3-1 कर दिया। भारत के लिए अभिषेक ने 23वें मिनट में चौथा गोल किया। 1 मिनट बाद ही पाकिस्तान ने गोल करते हुए स्कोर को 4-2 कर दिया और तीसरे क्वार्टर के शुरुआत में ही हार्दिक सिंह ने भारत के लिए 5वां गोल किया और फिर चौथे क्वार्टर के शुरू में ही पाकिस्तान ने तीसरा गोल किया और इसके बाद मुकाबले में कोई और गोल नहीं हो सका और मैच भारत ने 5-3 से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यही खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल शर्मा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।